हो गई है पीर पर्वत सी, बदलनी चाहिए। अब तो कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। लोग परेशान हैं। हिंसा मुक्त भारत के ऊपर आज ये सेमिनार रखा गया है। उसके सभी लखनऊ के आयोजकों के लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सवाल इस बात का है कि लोग कितने हैं, लेकिन मैं इसको कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं मानता, क्योंकि हम लोगों ने इसकी शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जब की थी सितंबर में, उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम नोएडा में हुआ, तीसरा प्रोग्राम इसी हिंसा मुक्त भारत पर कलकत्ता में हुआ, और ये चौथा प्रोग्राम आपका लखनऊ के बीच में हो रहा है। लखनऊ के बीच में ये प्रोग्राम होने का जो हमारा मकसद था, उस मकसद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि भाषण तो सभी लोगों ने दिए हैं, भाषण से कुछ मिलता नहीं है। लोग, हमारे नेता भाषण देते हैं और सरकार हमें राशन देती है। हम भाषण में और राशन में बहक जाते हैं, लेकिन जो असली मकसद है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। आखिर हिंसा होती क्यों है? पहले दलितों के ऊपर हिंसा होती थी, आज मुसलमानों के ऊपर हिंसा हो रही है, ईसाइयों के ऊपर हिंसा हो रही है। ये हिंसा बढ़ती क्यों जा रही है, घट क्यों नहीं रही है? जबकि आज से 600 साल पहले भगवान बुद्ध ने इसका बीज बोया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी फेल हो गए। वो हिंसा को रोक नहीं पाए। जो हिंसा की जो खेती करने वाले लोग थे वो बढ़ते चले गए। हम भी किसान के बच्चे हैं। हम जो है चौधरी टिकैत को हमने आज इसलिए लखनऊ में आमंत्रित किया था क्योंकि वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने किसानों की एक सफल लड़ाई लड़ी। हमने उनसे कहा, हम भी किसान के बच्चे हैं, हम भी एक हिंसा मुक्त भारत बनाने के लिए हिंसा मुक्त बीज बो रहे हैं। इस ज़मीन के अंदर, भारत की ज़मीन में भारत को हिंसा मुक्त करने का बीज बो रहे हैं। और आपने जो अनाज का बीज बोने वालों का नेतृत्व किया है, तो हमारा भी आप नेतृत्व करिए, क्योंकि आप सच्चे योद्धा हैं, आप मैदान से हटते नहीं हैं। हमें ऐसे योद्धा की ज़रूरत थी, इसलिए हमने उनको आज आमंत्रित किया, लेकिन वो हमारे बीच किसी कारण से नहीं आ पाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंसा होती क्यों है, हिंसा करता कौन है और हिंसा को सहारा कौन देता है। यहाँ तक तो ठीक है, जो लोग हिंसा करते हैं, लेकिन हिंसा करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है, उनके गले में हार डाले जाते हैं। लेकिन जब हम, जिनकी जिम्मेदारी है हिंसा रोकने की, वो कौन सी जिम्मेदारी होती है? संविधान की रक्षा करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। जब सरकार के लोग, जब किसी विशेष पार्टी के लोग हिंसा करने वालों के गले में माला डालें, जब वो अपराधी जेल से छूट करके आए तो उसके मालाओं से उसका स्वागत किया जाए। क्या ऐसे देश में देश को अहिंसा के रास्ते पे लाया जा सकता है? गांधी की बात तो बहुत की जाती है, गांधी के प्रेक्षागृह में भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी की बात तो किसी ने नहीं मानी, बुद्ध की बात भी किसी ने नहीं मानी। यहाँ बुद्ध के लोग भी बहुत हैं, गांधी के लोग भी बहुत हैं, गांधी की बात तो करते हैं, गांधी का भाषण तो देते हैं, बुद्ध का भी भाषण देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो वोट लेने के लिए हमें राशन भी देते हैं, वोट लेने के लिए हमें भाषण भी देते हैं, लेकिन जब बात रोकने की आती है हिंसा को, तो हिंसा कोई नहीं रोकता। खाली हिंसा इसकी नहीं है, हमारे लिए गाली दी जाती है, ये भी एक हिंसा है।
हमारे लिए मारा जाता है, ये भी एक हिंसा है। हमारी ज़मीन छीन ली जाती है, ये भी एक हिंसा है। हमारा आरक्षण छीन लिया जाता है, ये भी हिस्सा है। और हमारा हिस्सा छीन करके दूसरों को दे दिया जाता है, ये भी एक हिंसा है। क्या EWS का जो आरक्षण है, 10% लोग इस देश के अंदर हैं, उन्हीं 10% लोगों के लिए 10% आरक्षण दे दिया, ये सामाजिक न्याय है? और जहां 52% लोग हैं उनके लिए 27% आरक्षण दिया गया है, क्या ये सामाजिक न्याय है? क्या ये हिंसा नहीं है? ये भी एक तरह की हिंसा है। लोग, कुछ हिंसाएं दिखती हैं, कुछ हिंसाएं ऐसी हैं जो दिखती नहीं हैं। जो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, हमारा पेट जो भूखा है, क्या ये हिंसा नहीं है? भूखा रहना भी एक, भूखा मारना भी एक हिंसा है। हमें कुपोषण से मर रहे हैं जो लोग, वो भी एक तरह की हिंसा है। इन सारी हिंसाओं को दूर जो कर सकता है, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने इसका एक रास्ता बताया था कि भाई जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, और जिसका कोई बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं। इसलिए हमारा दल जो था वो निर्बल होता चला गया। जो कांशीराम ने जो दल बनाया था वो निर्बल होता चला गया। जैसे जैसे निर्बल होता चला गया और हम भी जो है निर्बल होते हुए चले गए। इसलिए हम उसको बल देना चाहते हैं। बल देने के लिए हमने ये आज मीटिंग बुलाई है। जो लोग उसको छोड़ कर चले गए हैं उनको भी हम उसमें वापस लाना चाहते हैं। जो दल में नहीं हैं लेकिन हमारे बल में शामिल हैं, हमारी बहुजन समाज में शामिल हैं, तो हम उस बहुजन समाज को जोड़ना चाहते हैं। इसी बहुजन समाज को जिसने कांशीराम साहब ने जोड़ा था, कभी देवीलाल जी से बात की थी, तो आज हमने चौधरी टिकैत से बात करी, हमने चौधरी नेहरा साहब से बात करी, हमने चौधरी नरेंद्र पाल वर्मा से बात करी, हमने यादव से बात करी, हमने कुर्मी से बात करी, हमने पाल से बात करी। इसलिए बात करी, किसी भी तरीके से गंगा निकलनी चाहिए, यानी बहुजन भारत बनना चाहिए। जब तक बहुजन भारत नहीं बनेगा तब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है और ये टेबल मेरे ख्याल से सबको बांटी गई होगी। इस टेबल में समस्या का समाधान है। क्योंकि कांशीराम साहब साइंटिफिक आदमी थे, साइंस के आदमी थे, वो गणित के साथ साथ केमिस्ट्री भी उसमें जोड़ते थे। जब तक हम गणित के साथ केमिस्ट्री नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा। तो मैं केमिस्ट्री मैं बताना चाहता हूँ कि जातियों का जो सर्वेक्षण किया गया है बिहार के अंदर, ये एक केमिस्ट्री इससे बन सकती है। किसको मिलाना है, किसको घटाना है, ये सब लोग करते हैं। हमारे ऊपर जो हिंसा का बीज बोने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो भूल गए हैं केमिस्ट्री कैसे लगाई जाएगी गणित के साथ में, उस गणित की केमिस्ट्री के लिए हम बताने आए हैं कि एक चल रहा है। हमारे राजनीतिक लोग हमारे पास आए ना आए, हमें पूछें ना पूछें, लेकिन हमारी ज़रूरत है खाना खाने की, तो हमारे लिए उसी तरीके से राजनीति की भी ज़रूरत है। क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन हम जो है वोट डालते हैं, हम इस देश के मालिक हैं। इस बारे में मैं एक कोट करना चाहूँगा जो नागप्पा साहब थे। जब असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान बनना था, उस संविधान निर्मात्री सभा के वो सदस्य थे, नागप मद्रास के थे, तो उन्होंने उस संविधान सभा में कहा था, ये सुनने लायक चीज़ है। ये उन्होंने बोला था संविधान निर्मात्री सभा में, क्या बोला था, 20 जनवरी 1947 को उन्होंने कहा पार्लियामेंट उसके अंदर असेंबली में कि सर, हम सब भारतीय हैं, हम में से हर किसी को ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं, ये अनुभूति होनी चाहिए। इसी सह अनुभूति के साथ हम सभी को एक साथ मिलकर अपने देश की यथाशीघ्र स्वतंत्र देखने में मदद करनी चाहिए। हम में से कोई भी किसी तीसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति का गुलाम नहीं बनना चाहता, हर कोई आज़ाद होना चाहता है। अब श्रीमान, यह प्रस्ताव सभी को समान अवसर देता है। समान अवसर केवल कानून की किताब में नहीं होना चाहिए, उन्हें कार्य रूप में परिणत भी किया जाना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वह देश का प्रशासक है। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वह इस देश का शासक है, और शासक ही नहीं, असली शासक है। उनके कहने का मतलब ये था कि जो सरकार बनाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो इस देश का वोट देने वाले लोग हैं। जो जनता है वो इस देश की असली मालिक है। ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जब किताब लिखी संविधान की, जब हमें अधिकार दिया किताब में, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसके चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है,
तो संविधान से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो संविधान चलाने के लिए हमें हाथ चाहिए, और वो हाथ कौन दे सकता है? सरकार दे सकती है। तो जिस सरकार को हमने बनाया है वो हमारे हाथ नहीं है, उसमें हम महसूस कर रहे हैं कि मालिक नहीं है, हम गुलाम महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। उस बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए 2024 में मौका आ रहा है। 2024 में मौका आ रहा है, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 2024 में खाली इतने लोग हैं, अगर ये बीज बोने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरी फसल बन सकती है। इसीलिए कम ही लोग सही, लेकिन हमें अपनी बात को, अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां शामिल हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ पे बात है तो उत्तर प्रदेश के बिना, जरा पानी दे देना, उत्तर प्रदेश के बिना ये समस्या हमारी हल नहीं हो सकती। क्योंकि चाहे सारे प्रदेशों में जीत जाए इंडिया, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से इंडिया नहीं जीतती है तो भारत की सरकार नहीं बना सकते। किसी में ताकत नहीं है कि भारत की सरकार बना ले, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे 80 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं लोकसभा की, और 80 सीटें ही सरकार बनाती हैं। तो सरकार बनाई जा सकती है, ये हमारे पास में गणित है, और गणित के साथ में केमिस्ट्री के लिए हमने सभी जातियों के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। केवल एक जाति के आदमी को यहाँ पे इकट्ठा नहीं किया है, पूरे बहुजन समाज को इधर इकट्ठा किया है। लेकिन लोग थोड़े ज़रूर हैं, मंच पे भी वही लोग हैं बहुजन समाज के, और हमारे ऑडियंस में भी वही लोग हैं। तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब हमने 2007 में इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर, विधानसभाओं की हम बात कर रहे हैं, 4 विधानसभाओं की, तो 4 विधानसभाओं में जो वोट मिला था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बीएसपी को 30% वोट मिला था, यानी 30.4%। आपको समाजवादी पार्टी को 25.4% वोट मिला था। 8% वोट, 8.6% वोट कांग्रेस को मिला था, और 3% वोट जो है आरएलडी को मिला था, 3.7। इस तरह से हमारा जो वोट था उस समय, जो इंडिया है आज, जिसको हम बहुजन कह सकते हैं, इंडिया का वोट 68% था। 68% जो वोट था, वो जो भाजपा जो आज सरकार बनाए हुए है उसका उस समय वोट जो है 16% था, 16.97% था। तो किसकी सरकार बनी यहाँ? बहुजन की बनी। इसके बाद में दूसरी बार जब सरकार बनी, उसमें सरकार में अखिलेश यादव की सरकार बनी, उनका वोट जो है कितना था? 37 उनका जो बीएसपी का जो वोट था उस समय 25.9% वोट था, और समाजवादी पार्टी का वोट था 29%। 11% कांग्रेस का वोट था, 11.6%। 2% आरएलडी का था, 2.3%। और इस तरह से यहाँ हमारा 69% यहाँ पर भी था। जो इंडिया का आज जो वोट है 69% था, और बीजेपी का कितना था? 15%। तो भाई जब 15% लेने वाली पार्टी अब इस समय 43 और 47% लेने वाली कैसे बन गई? इसके जो गुनहगार हैं हम लोग हैं, दूसरे नहीं हैं। हमें जो है अपने दिमाग को सही करना पड़ेगा, दूसरों को गाली देने से काम नहीं बनना है। तो अपने दिमाग को सही करने के लिए हमें भी सही करना पड़ेगा, और हमारे नेताओं को भी सही करना पड़ेगा, और नेताओं के दिमाग को सही करने के लिए हमें उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। तो अगर 2024 में अगर वो गठबंधन कर लेते हैं, 4 पार्टियां सिर्फ गठबंधन कर लेती हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनका वोट मिला करके कितना हो जाता है? 50% से ऊपर हो जाता है। ये गणित कह रहा है आपका 22 के आधार पर, और उनका जो 43% रहता है। तो 43% की सरकार बनेगी कि 50 की बनेगी? 50 वालों की सरकार बननी चाहिए। इसी तरीके से अब आपको इसको गठबंधन बनाने के लिए मैं ये बात और बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं 2019 का गठबंधन फेल हो गया था। 2019 का गठबंधन फेल नहीं हुआ था। 2019 के गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, और 11 सीटों पर 47% से लेकर के और 50% तक वोट पाया था। वो सीटें भी हार गई थी। इसी तरह से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और 9 सीटों को हरा दिया गया था। वो कांग्रेस के कारण हारी थी। अगर कांग्रेस भी उसमें शामिल हो जाती तो हम जो है करीब 65 और 70 सीट यहाँ पे जीत सकते थे।
19 के अंदर ही जीत सकते थे और 19 में आपको ये आज हिंसा मुक्त भारत की मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप अभी भी नीचे थे, 24 के अंदर भी नीचे थे, तो 24 के बाद में आपको पूरी सदी भर लग जाएगी। हिंसा मुक्त भारत की मीटिंगें करते रहना हिंसा मुक्त भारत नहीं होगा। वो लोग आपको मीटिंग करने की भी आगे आने वाले समय में अनुमति नहीं देंगे। न बुद्ध रहेंगे, न बुद्ध का भारत रहेगा, न हिंसा ही हिंसा रहेगी और आप देखते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।